और हम चाहेंगे कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम मेरे लोगों को बताएं, क्योंकि डीएक्सन जो कंपनी है ये एक हेल्थ अवेयरनेस का कंपनी, ये एक कंपनी नहीं है, एक रेजुलेशन, एक इस तरह का अभियान डीएक्सन चलाता है कि सारे लोग स्वस्थ रहें। और आज हमारे साथ डॉक्टर हरमान है, वो आपको बताएंगे किस तरह क्या आपका पोस्चर होना चाहिए, किस तरह आपका बैठना होना चाहिए, आपका किस तरह चलना होना चाहिए, क्या क्या चीज आपको यूज करना चाहिए। वेलकम सर आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू उत्तम जी, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे वर्ड्स के लिए मेरे लिए। थैंक यू सो तो मच। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ पोस्चर। जैसे आपका पोस्चर है वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आज आप सबके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सब लोग जाके लोगों को डीएक्सन के बारे में बताते हो, उनकी हेल्थ के बारे में बताते हो। तो आप उनकी अंदरूनी हेल्थ के बारे में तो सब कुछ उनको बता देते हो, लेकिन जो बाहर फिजिकल मस्कुलर हेल्थ है उसके बारे में आप लोगों से छूट जाती है बहुत सारी चीजें। तो उस चीज के लिए आज मैं आपको पोस्चर के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। स्क्रीन विजिबल है सबको? डॉक्टर इज अ विजुअल। ओके। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ पोस्चर। तो पोस्चर की जब हम बात करते हैं तो पहले ही बात ये आती है कि व्हाट इज पोस्चर, पोस्चर होता है क्या एक्चुअली। पहले हमें वो पता होना चाहिए कि वो पोस्चर है क्या, तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि पोस्चर हम किसको बोलते हैं? अगर कोई भी बताना चाहेगा तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और चैट बॉक्स ओपन है, तो चैट बॉक्स में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है चैट बॉक्स में आप डालें, इज द बेटर। हम चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। उत्तम जी, चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है तो आप एक बार उसको पढ़ सकते हैं। काफी लोगों ने बोला है कि हाँ हमें आता है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने सरल शब्दों में इसको समझाएं। काफी लोगों ने ठीक लिखा है। है आसन। हाँ जी। तो गूगल आप करोगे ना पोस्चर, पोस्चर क्या होता है, तो गूगल पे आपको बहुत एकदम से एक लाइन में आपको बात खत्म करके बोल देगा कि पोस्चर इज हाउ यू होल्ड योर बॉडी। मतलब आप अपने शरीर को किस प्रकार से रखते हो। कहीं आप बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उस समय में आपका जो शरीर जिस अंग में काम कर रहा है उसको पोस्चर बोला जाता है। तो मेनली जो पोस्चर है इसको हम दो चीजों में कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में हम इसको बांटते हैं। एक तो होता है स्टैटिक पोस्चर, मतलब जब आपकी बॉडी जो है वो स्थिर होती है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग, यहाँ आप लेटे हुए हो, खड़े हुए हो। तो इस सबको स्टैटिक पोस्चर बोलते हैं। डायनामिक पोस्चर जिसमें किसी भी मूवमेंट में जहाँ पे आपकी बॉडी में हलचल हो रही है उसको हम डायनामिक पोस्चर बोलते हैं। जैसे चलते वक्त, दौड़ते वक्त, या आप कसरत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो उसके दौरान, तो वो डायनामिक पोस्चर में आते हैं। तो जब पोस्चर की बात हो गई कि पोस्चर है क्या, तो हमेशा लोग ये बोलते हैं कि आपका पोस्चर खराब है, सही पोस्चर नहीं है आपका। तो यहाँ बात आती है कि गुड पोस्चर क्या है, कि व्हाट इज अ गुड पोस्चर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सबको बोलता हूँ, ओनली गुड पोस्चर इज कंटिन्यूअसली मूविंग पोस्चर। ऐसा कोई भी पोस्चर नहीं है जब बोलते हैं लोग कि ऐसे करो वो करो ये सही पोस्चर है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एक गुड पोस्चर वही होता है जो हर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहे। कहीं भी आप एक जगह पे अड़ जाओगे ना, मतलब एक ही जगह पे आप बैठे रहोगे ज्यादा देर के लिए, एक ही तरीके से आप लेटे रहोगे ज्यादा तरीके के लिए, वो आपकी बॉडी को खराब करेगा लॉन्ग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी को मूव करते रहें, एक ही जगह पे कहीं भी बैठे ना रहें। या कुछ कुछ भी कर रहे हैं तो मूवमेंट कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तभी वो हमारे बॉडी में जाके ब्रेन के साथ पैटर्न्स बनता है, दिमाग के साथ उसका एक लिंक बनता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है। कोई भी पोस्चर जो आप बहुत समय के लिए होल्ड करके रखोगे, कोई भी आसन जो आप बहुत देर के लिए लगा के रखोगे, वो आपके लिए बैड पोस्चर ही होगा। जैसे कई बार आप देखोगे कि आप जब बैठे होते हो या घर पे आप लेटे होते हो तो आप कोहनी के ऊपर अपना हाथ टिका के ऐसे बैठ जाते हो। तो उस समय आपको कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन होता क्या है, 15 मिनट 20 मिनट के बाद जब आप वहां से हिलने की कोशिश करते हो,
तब आपको दर्द होता है, तब आपका हाथ सीधा नहीं हो रहा होता। तो वो पॉस्चर खराब नहीं था, वो टाइम पीरियड खराब था कि आप 20 मिनट 25 मिनट के लिए उसी सेम पोजीशन में बैठे हुए थे, आपने हलचल कुछ नहीं की, तो वो चीज खराब थी। तो कोई भी पॉस्चर, कोई भी आसन जो कि ज्यादा समय के लिए आप होल्ड करके रखोगे, वो आपका शरीर खराब करेगा और वो एक बैड पॉस्चर होगा, खराब आसन होगा। तो हम अगर देखें तो हमारी मूव बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो मसल्स के थ्रू होती है, जो हमारी मांसपेशियां होती है उसके थ्रू बॉडी मूव करती है। एक बेसिक हड्डियों का ढांचा होता है, उस ढांचे के ऊपर मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, जिनकी मूवमेंट के थ्रू आप चलते हो, आप खाते हो, आप पीते हो, आप जो भी कुछ करते हो उसी के थ्रू होते हो। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से, तो आपके शरीर के राइट साइड और लेफ्ट साइड में एकदम सिमेट्रिकली इक्वल मसल्स होती है। ठीक है, चाहे आप आगे से देखो चाहे आप पीछे से देखो, राइट एंड लेफ्ट साइड में एकदम बराबर लेवल पे सेम मसल्स होंगी, दोनों साइड पे आइडेंटिकल, जैसे कि बीच में एक शीशा लगा हो। तो ये, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पुराने जमाने में जो शिप्स होती थी, जो कि ये कैनवस पे कपड़ा लगा के कपड़े से चलती थी, तो इस कपड़े और जो जो रस्सियां थी जिसके थ्रू वो कपड़ों में आप वो खिंचाव और तनाव को कम और ज्यादा करते थे, उसको आप मसल समझ सकते हो, अपनी मांसपेशियां समझ सकते हो। जिस भी तरफ आपने जाना होता है, आप उस तरफ के कपड़े को थोड़ा टाइट करते हो, दूसरी तरफ के कपड़े को थोड़ा लूज करते हो, फिर हवा आती है वहां से, एंड देन आपकी शिप घूम जाती है, आपका जो जहाज है वो घूम जाता है। तो वैसे ही अगर मुझे ये हाथ अभी ऊपर उठाना है, तो मेरे यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब उसमें टेंशन आई, वो खिंचाव आया, तब ये हाथ हेलो। मेरा ऐसे ऊपर की तरफ आया है। हाँ पापा, चाइनीज पास। उत्तम जी, आपका आई थिंक माइक ऑन है। बढ़िया हूँ पापा, अच्छा हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? ठीक है, तो अभी मेरा हाथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें तनाव आया, तो ये ऊपर की तरफ आया। और दूसरी तरफ जो मेरे पीछे की ये मांसपेशियां हैं, ये थोड़ा इन्होंने ढीला छोड़ा, इन्होंने उसको, तनाव को पूरा होने के लिए उसको जगह दी, तभी ये पीछे से आगे आ पाया। तो ऐसे हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, हमारा जो शरीर है इस तरीके से ये चलता है। तो होता क्या है कि जब भी आप कुछ आपके कुछ पॉस्चर्स होते हैं जो आप बहुत देर के लिए करते हो, वो खराब करते हैं। इसमें से बहुत कॉमन पॉस्चर मिस्टेक्स होती है आजकल की लाइफ में जो हम देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप बैठे हो, बैठे बैठे आप ऐसे झुक जाते हो, तो ये इसको हम बोलते हैं स्लाउचिंग। तो स्लाउचिंग वाइल सिटिंग, बैठे हुए जब आप ऐसे, आपको ऐसे सीधा बैठना चाहिए जहाँ पे, आप वहां पे ऐसे बैठ के स्लाउच करके बैठ के, तो वो जो स्लाउचिंग होती है, जब आप दिन में 10 घंटे बैठे हो ऐसे, या आप दिन में 9 घंटे बैठे हो ऐसे, और हफ्ते में आप 4 दिन 5 दिन ऐसे ही बैठे हो, तो आपके एक साइड की मसल्स टाइट होने लग जाती है, एक तरफ की जो मांसपेशियां हैं उनमें ज्यादा जोर आने लग जाते हैं और दूसरी तरफ की कमजोर होने शुरू हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि आपका जैसे वो जहाज था, जहाज घूम जाता है, आपका शरीर भी घूम जाता है। और होता क्या है, जब वो शरीर घूम जाता है, तो वो जो हड्डियां हैं, वो मांसपेशियों का काम था उन हड्डियों को जोड़ के रखना, एक स्पेशल, एक गैप में रखना होता है। लेकिन जब वो मसल्स कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो वो ऐसे कोलैप्स कर जाता है। तो जैसे कोई भी आपका जॉइंट होता है, स्पेशली घुटनों का, हिप का, शोल्डर का, इन सब में क्या होता है, वो कोलैप्स कर जाता है। तो होता क्या है, फिर ऊपर से जब वजन पड़ता है, तो धीरे 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 आपकी हड्डियां आपस में रगड़नी शुरू हो जाती है, और वो रगड़ने के कारण वहां पे डीजनरेशन शुरू हो जाता है। मतलब वहां पे हड्डियां टूटना शुरू हो जाती है हल्की हल्की, वो फिर आके जॉइंट स्पेस के बीच में आके आपको दर्द शुरू करती है। और इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जो कि बहुत लोग बोलते हैं ना हमें अर्थराइटिस है, उसमें से एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक रीजन ये भी होता है आपका पोस्चर, और ये बहुत मेजर रीजन होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है। बहुत लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस उनकी पोस्चर की वजह से ही आ रहा है। और अगले 10 से 15 साल के बीच में इतने ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस आएंगे ना, इंडिया में स्पेशली इंडिया में, क्योंकि आजकल सबका सिटिंग लाइफ हो गया है, आजकल सब बैठे रहते हैं, कोई ज्यादा फिजिकल काम नहीं है किसी में। और कोई ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस में भी बैठे ही होना होता है। तो उन लोगों को आप बता सकते हो कि आपको
उस चीज से बचने के लिए, अर्थराइटिस से बचने के लिए आपको एक तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दूसरा हमारे सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, हेल्दी बोन्स आप ले सकते हो, अश्वगंधा आप ले सकते हो। तो ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बता पाओगे। और अगर किसी को अर्थराइटिस हो भी गया है तो आपको उनको एक्सरसाइजेस बतानी होंगी, कसरत बतानी होगी सप्लीमेंट्स के साथ में, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तो क्लाउचिंग वाइल सिटिंग, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ये चीजों का आपको भी ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, आजकल हम फोन चलाते हैं, तो फोन चलाते चलाते क्या है, हम ऐसे फोन में घुस जाते हैं। हमारा जो गर्दन है वो ऐसे नीचे की तरफ हो जाती है, और फिर जब कोई भी हमें बुलाता है तो हम उसको ऊपर ऊपर ऐसे करके देखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसमें अब हुआ क्या, इसमें हुआ अब ये कि जहां मैं यहाँ होना चाहिए था, अब वो यहाँ से यहाँ हो गया। तो ये जो आप एंगल देख रहे हो मेरी गर्दन का, ये बहुत खराब है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर, और इसका नाम टेक नेक भी पड़ा है। टेक मतलब टेक्नोलॉजी, और नेक मतलब गर्दन। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये गर्दन इतनी खराब हो रही है, इसलिए डिजीज, इसलिए इस बीमारी का नाम भी टेक नेक पड़ गया है। तो आपको ये, आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कहीं भी बैठे हो, फोन चला रहे हो, आप कोशिश करो आप अपनी गर्दन नीचे नहीं झुकाओ, आप फोन को थोड़ा आगे ले आओ। इससे आपका यहाँ, एक तो यहाँ से स्ट्रेन, जो आपका वहाँ तनाव है वो बचेगा, तनाव नहीं आएगा ज्यादा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा तनाव आने की वजह से फिर आपका पूरा कंधा दर्द करता है, और फिर पूरे हाथ में भी, अगर नस दब जाए तो पूरे हाथ में भी दर्द रहता है। तो वो चीज अगर किसी को है तो आप उसको बता सकते हो कि क्यों है, और फिर इन्हीं चीजों की करेक्शन के साथ यही चीज जब वो सही कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम भी जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कंधे में पेन और हाथ में जो दर्द आ रहा है, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी का लक्षण है। बीमारी है ये, यहाँ पे जो फोन ऐसे चला रहा है, या वो जो कंप्यूटर ऐसे चला रहा है, तो ये बीमारी है। यहाँ पे दर्द बीमारी नहीं है। तो दर्द के लिए हम अपना मसाज ऑयल देंगे, हम उसको अश्वगंधा देंगे, हम उसको आरजीजीएल स्पिरुलिना देंगे, लेकिन ये लक्षण है, लक्षण ठीक होगा, बीमारी वही रहेगी। बीमारी के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। राउंडेड शोल्डर्स भी, ये जो आप नीचे फोटो देख रहे हैं उसमें उसके कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं, उसको भी, उसको राउंडेड शोल्डर बोलते हैं। और स्टैंडिंग विद स्वे बैक, स्वे बैक जब आप अपनी कमर ऐसे एकदम, स्पेशली जो लोग मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, जिनका काफी ज्यादा वजन बड़ा होता है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, कमर की दर्द। वो बोलते हैं कि हमें बहुत कमर में दर्द है, स्पेशली जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो उनको वजन कम करने से इसलिए उनको थोड़ा आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वापस थोड़ा सा सेंटर की तरफ आता है। तो होता क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा बॉडी का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जहाँ पे सारी बॉडी का एक सेंटर होता है। अगर वो उससे आगे पीछे हो जाए तो उस वजह से बहुत तकलीफ आती है। और अगर वो बेस ऑफ सपोर्ट जो हमारा पैर है, हम उसके ऊपर ही हम खड़े होते हैं, तो वो बहुत कम हमारा बेस ऑफ सपोर्ट है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हल्का सा आगे पीछे होता है, तो आदमी के गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जब उसका वजन बढ़ता है तो वो ऐसे आगे की तरफ गिर सकता है, उस चक्कर में वो ऐसे पीछे की तरफ बहुत जोर लगा के रखता है, उसके जो पीछे की कमर की मसल्स होती है उन पे बहुत जोर पड़ता है, और उस वजह से उसको कमर का दर्द होता है। तो एक, आपको उसका वजन कम कराना पड़ेगा। दूसरा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपका पीछे की तरफ वजन ज्यादा जा रहा है, आप ध्यान देके उसको हल्का सा आगे की तरफ लेके आइए। तो इस वजह से भी आगे जाके आपकी नस दब सकती है, फिर वो बोलते हैं ना, ये मेरा sciatica हो रहा है, sciatica का पेन जा रहा है पैर में नीचे, वो इसी वजह से आ सकता है, इस वजह से भी आ सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब होगा क्या, अगर आपका आसन खराब हो गया, आपका पोस्चर खराब हो गया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम मिलेंगी। आपका बैक, नेक और शोल्डर, आपकी कमर में, आपकी गर्दन में, आपके कंधे में बहुत दर्द रहेगा। और अभी मैंने बताया आपको क्यों रहेगा, कैसे होगा वो। आपको पता भी कैसे चलेगा कि वो दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आपको कोई भी अब बोलेगा ना कि मेरे कमर में दर्द है, आप उसको बता सकते हो कि किस वजह से है। ये बोलेगा मेरे कंधे में दर्द है, आप उसको बता सकते हो कि किस वजह से है। वो अपना रीजन ठीक करो, और साथ में ये पोटली है, पोटली के साथ मसाज करो। मसाज ऑयल है हमारे, मसाज ऑयल के साथ आप इसका मसाज करो।
हमारे हेल्दी बोन है, हेल्दी बोन खाओ आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ सप्लीमेंट के साथ उसको वो सॉल्यूशन भी देना है, दोनों चीजों को एक साथ जाना बहुत जरूरी है। फिर फटीग और रिड्यूस एनर्जी, मतलब फटीग मतलब आप थके हुए रहोगे और आपकी एनर्जी एनर्जी लेवल बहुत कम होगा। तो होता क्या है, जो हमारा न्यूट्रल पोजीशन होती है हमारी बॉडी की, ऑप्टिमल पोजीशन होती है, मतलब जो कि एकदम सही पोजीशन होती है जिसमें वो राइट और लेफ्ट मसल्स में इक्वल तनाव रहता है, उस पोजीशन में हमारी बॉडी को सबसे कम लोड आता है, उस पोजीशन पे हमारी बॉडी में सबसे कम लोड आता है। तो उस पोजीशन से अलावा किसी भी पोजीशन में आप जाओगे तो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उस पर तनाव आएगा। तनाव आएगा तो उस पर जोर ज्यादा लगेगा, जोर ज्यादा लगेगा तो आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो वहां आपकी एनर्जी सारी कंज्यूम हो गई, तो आपको थकावट रहेगी, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो वहां जा रही है उसको मेंटेन करने में, ताकि आपके कोई इंजरी ना हो जाए। तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप थके थके भी रहोगे, लोग बोलते हैं कि हमें बहुत थकान रहती है, घुटनों में दर्द भी रहता है। तो वो ये रीजन है उनका पोस्चर का। इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, जैसे आप देखते हो कई लोगों में ऐसे हम्प निकला होता है कमर में, कमर में उनका ऐसे कोब बोलते हैं कि निकला होता है। तो वो भी इसी की वजह से आता है कि वो उनका पोस्चर खराब रहा हो, या हो सकता है कि पैदाइशी उनके हड्डियों की बनावट ऐसी हो कि जिस वजह से वो मसल्स पर लोड ऐसा आ जाता है। तो उस वजह से स्पाइनल डिफॉर्मिटीज भी बहुत होती हैं। और ये स्लिप डिस्क और ये सब, ये भी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के उसमें ही आ जाता है, एक रीजन ये भी होता है उसका, ठीक है। और हेडेक फ्रॉम मसल टेंशन, मतलब कई बार आपका सर्वाइकल भी हो सकता है, वो भी आपके यहाँ गर्दन में बहुत टेंशन होता है, इसको हम बोलते हैं मेडिकेशन, मेडिकल फील्ड में हम बोलते हैं इसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक। तो आपका गर्दन और पीठ पे मसल्स पे इतना स्ट्रेस आ जाता है कि वो आपके जो ब्लड सप्लाई, दिमाग को जो खून जाना होता है, दिमाग के ऊपर की जो मसल होती है यहाँ पे, उसको जो खून जाना होता है वो रुक जाता है। जब उसको खून नहीं जाएगा तो वो मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वो वहां पे आपका दर्द शुरू हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएगा। तो ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक के लिए एक तो आपको पानी अच्छे से पीना पड़ता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। तो आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा, पानी अच्छे से पीना पड़ेगा। और दूसरा मसल टेंशन, आपको स्ट्रेचेस करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मसाज कर सकते हो आप गर्दन पे, यहाँ पे एकदम यहाँ ऊपर पे भी मसाज होती है, एक सब ऑक्सीपिटल मसल होती है जो कि आपकी ऐसे ना और हाँ और एकदम फाइन मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करती है, आपके सिर की जो एकदम बारीक मूवमेंट्स होती हैं, आपके सिर के उस मूवमेंट्स को भी जो कंट्रोल करती है, उन मसल्स की जब टाइटनेस हो जाती है तो ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो उसकी वजह से भी बहुत आपको हेडेक हो सकता है। माइग्रेन बहुत बोलते हैं जिसे, कि जिसका पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, एसिडिटी की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपका डाइजेशन खराब है, तो वो डाइजेशन खराब होने की वजह से भी कई लोगों को कमर में दर्द आता है। लेकिन जो ऊपर वाली कमर होती है ना, अपर बैक और मिड बैक जो होती है, कई बार डाइजेशन खराब होने से, पाचन खराब होने से भी वहाँ मिड बैक और अपर बैक में दर्द होता है। तो अ, अगर किसी का मिड बैक और अपर बैक में पेन है तो आप एक बार उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आपका डाइजेशन कैसा है, फिर आप उनको डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हो। फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का तो मैंने आपको बताया है कि जब मसल्स के ऊपर, मसल्स जब काम करना छोड़ देंगे, अब उनको हड्डी को पकड़ के रखना था, लेकिन अब क्या है कि वो मसल्स हड्डी को पकड़ नहीं पा रही, तो वो सारी की सारी ऐसे घिसेंगी, आपस में घिसेंगी मसल्स। तो जब वो मसल्स घिसेंगी तो वहां से छोटे 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 हड्डी के टुकड़े निकलेंगे। तो जब हड्डी के टुकड़े निकल के उस मसल, उस जॉइंट के बीच में, उस जोड़ के बीच में रहेंगे, तो उसकी वजह से अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस। मस्कुलर इम्बैलेंस, जब एक तरफ की मसल्स आपकी ज्यादा तनाव में रहेंगी, दूसरी तरफ की धीरे धीरे करके वो कमजोर पड़ जाएंगी, उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। स्पेशली आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस भी मसल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। इसको टेक्निकल टर्म में हम मसल इम्बैलेंस बोलते हैं। मसल इम्बैलेंस, मसल का इम्बैलेंस होना, कि मांसपेशियों में जो तनाव था वो ऊपर नीचे हो गया, जितना होना चाहिए था उससे अब कम हो गया है। फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो अगर आपका पोस्चर खराब है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए आपको अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत है कि जब भी आप जाओगे फील्ड में,
और आप जाके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताओगे, अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आगे वाला क्या लेगा आपसे। तो इसलिए आपको अपने पोस्चर के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरों का तो आप देखोगे ही, लेकिन उससे पहले आपको अपना देखना पड़ेगा। फिर होता क्या है, कोई भी छोटा सा इम्बैलेंस भी आए ना अगर आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी पूरे बॉडी में बायोमैकेनिकली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें आप देख रहे हो अनबैलेंस आर्च ड्रॉप। तो इसका पैर, अगर आपका कोई पैर अंदर की तरफ भी मुड़ गया एक, तो उसकी वजह से आपके घुटने में, आपकी हिप्स में, आपके कंधे में, और फिर आगे जाके आपके ऊपर गर्दन में, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि आप जूते अच्छे तरीके से पहनने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के जूते पहनने चाहिए, चाहे वो हल्के से महंगे आते हैं, लेकिन हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अच्छे क्वालिटी के जूते पहने, स्पेशली जिसमें आपके जो पैर के नीचे की आर्च होती है उसको सपोर्ट करने वाले जितने भी जूते हो ना, आप उनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना हमेशा अच्छी बात रहती है। क्योंकि अगर आपका पैर पैर के ऊपर आपकी सारी बॉडी है, अगर आपका पैर ही बैलेंस में नहीं रहेगा तो ऊपर तक तो बहुत खराब आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक, ये उसी तरह है जैसे आपके मकान की नींव होती है, अगर आपकी नींव कमजोर है तो ऊपर मकान नहीं टिकेगा, एक ना एक दिन वो गिर जाएगा। तो अच्छे जूतों में इन्वेस्ट करना आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फील्ड में जाते हो तो आपको बहुत चलना पड़ता है। अगर किसी का एंकल, पैर में मोच भी आ जाती है तो उसके बाद भी उनको तो स्पेशली खास करके बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इम्बैलेंसेस की जो अभी हमने बात की, वो इम्बैलेंस आते कैसे हैं, कि वो इम्बैलेंस जो अभी वो आ गए वो आते कैसे हैं। तो होल्डिंग अ नॉन न्यूट्रल पोजीशन फॉर टू लॉन्ग, मतलब जो आपका बॉडी का ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल अलाइनमेंट है, जिसमें आपका ज्यादा जोर नहीं लगता, उससे कोई भी दूसरा पोस्चर को आप ज्यादा देर के लिए जोड़ के पकड़ के रखेंगे या वो ज्यादा देर तक उस पोस्चर में आप रहेंगे, तो उस वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। दूसरा क्या है, इंजरी। अगर आपके कहीं भी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होता है, आपका दिमाग उस एरिया को थोड़े टाइम के लिए विश्वास करना बंद कर देता है। तो वो उस पे विश्वास नहीं करता, तो उसको यूज करना बंद कर देगा। फिर होता क्या है, वो आपने यूज नहीं किया काफी दिनों तक, तो वो जो एक पैटर्न होता है दिमाग से लेके बॉडी तक का, वो टूट जाता है। अब वो पैटर्न टूटा तो आप उस पार्ट को यूज ही नहीं करते फिर। तो उसकी वजह से आप दूसरी तरफ दूसरे मसल्स का यूज करना शुरू कर देते हो उस मसल की जगह, और उसकी वजह से भी इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जिनका ज्यादातर बैठने वाला काम है, ऑफिस का काम है, उनमें ये प्रॉब्लम काफी आती है। क्योंकि ज्यादा टाइम तक बैठे रहना, एक तो ये ऑब्वियसली वही हो गया कि आपने एक ही पोस्चर को, एक ही आसन को बहुत देर के लिए पकड़ के रखा है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आप जब बैठे रहते हो एक ही टाइम पे, तो आपके जो ग्लूट्स की मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। और कभी आपने देखा है वो चिंपैंजी और इंसान, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंपैंजी बस ऐसे झुक के खड़ा रहता है और इंसान ऐसे सीधा खड़ा रहता है। उसमें सिर्फ एक ही चीज है जिस वजह से इंसान सीधा खड़ा होता है और चिंपैंजी ऐसे झुका रहता है। तो चिंपैंजी की जो ग्लूट्स की मसल्स होती है ना, वो बहुत कमजोर होती है, और हमारे इंसानों में वो ग्लूट्स मसल्स जो है वो बहुत मजबूत होती है। तो वो ग्लूट्स की मसल की वजह से ही हम ऐसे सीधा खड़ा रहते हैं। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिनको उनका ऑफिस का काम होता है, पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी ग्लूट्स की मसल्स वीक हो जाती है। और ग्लूट मसल्स वीक हो जाती है तो ग्लूट्स का काम लोअर बैक को, आपकी नीचे वाली कमर को, और आपकी हैमस्ट्रिंग्स को, कि आपके जांग के पीछे वाले हिस्से में जो मसल्स होती है उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, तो उनको करना पड़ता है। तो इसलिए आप देखोगे कि आजकल बहुत लोगों की हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होती है और लोअर बैक में दर्द रहेगा, स्पेशली जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनमें हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट रहेगी और लोअर बैक में पेन रहेगा। वो हैमस्ट्रिंग टाइटनेस को अगर आप स्ट्रेचिंग से करोगे तो स्ट्रेचिंग से वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि वो टाइट इसलिए नहीं है कि वो काम नहीं कर पा रही, वो टाइट इसलिए है क्योंकि वो उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको ग्लूट्स का काम भी उसको करना पड़ रहा है। और लोअर बैक में भी जो लोअर बैक की मसल्स होती हैं जो आपको सीधा खड़ा रखने में काम करती है, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के बगल में से ऐसे दो मसल्स जाती है लंबी सी, वो नीचे से शुरू होके एकदम ऐसे ऊपर आपके सर के पास जाके खत्म होती है, पूरी ऐसे लंबी मसल्स होती हैं। तो वो इतनी बड़ी मसल्स का काम भी वो बेचारी दो छोटी सी मसल्स को करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज्यादा काम कर रही है, अपनी हैसियत के मुकाबले वो काम बहुत ज्यादा कर रही है। तो
वो ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगी, वो तो उसमें वो टेंशन बिल्डअप होने लग जाती है, और एक बार फिर एक टाइम पे जाके वो, जब टेंशन ज्यादा बिल्डअप हो जाती है तो मसल डिहाइड्रेट हो जाती है, उसके अंदर भी जो खून जाना होता है, उसकी वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लॉक हो जाती है। तो अंदर खून नहीं जाएगा, वहां पे रिपेयर नहीं हो पाएगा अच्छे से, वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वहां पे पानी की बहुत कमी हो जाएगी। और आप देखोगे तो सूखी लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, जो गीली लकड़ी होती है उसको तोड़ आसानी से तोड़ा नहीं जाता, लेकिन सूखी लकड़ी बहुत जल्दी टच करके टूटती है। तो ऐसे ही जब वो आपकी मसल्स डिहाइड्रेट हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तो उसके बाद चोट लगना बहुत आराम से होता है। इसलिए जब बोलते हैं ना, मैंने कुछ भी ऐसे नीचे से उठा के खड़े हो रहे थे और वो कड़क करके आवाज आई और चोट लग गई, मेरी डिस्क निकल गई, मेरी नस दब गई, तो वो डिहाइड्रेशन भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और वो डिहाइड्रेशन का एक रीजन होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक ही जगह पे ज्यादा देर तक बैठे रहना। फिर रिपीटेटिव मूवमेंट पैटर्न, एक ही किसी मूवमेंट पैटर्न को आप बार बार करे जाओगे, बार बार करे जाओगे, तो उस वजह से भी एक साइड की मसल ज्यादा ओवर पावर हो जाएंगी, उसमें ज्यादा ताकत आ जाएगी और दूसरी वाली कमजोर हो जाएगी। और इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के जैसे ही है, आप उसको बोल सकते हो, ज्यादा फर्क है नहीं। इनएक्टिविटी मतलब आप ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप बैठे बैठे काम कर रहे हो। तो वो एक चीज है कि आपको ज्यादा देर तक बैठना नहीं है, आपको ज्यादा देर तक कुछ भी नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक लेते रहना है। तो जब आप वो करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। और साथ में प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, अपना अंदर न्यूट्रिशन भी पूरा अच्छे से जाना चाहिए, तभी वो रिपेयर भी होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर उस इम्बैलेंस की वजह से क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज टेंशन इन मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो मसल्स हो गई आपकी मांसपेशियां, लिगामेंट्स और टेंडन्स, ये लिगामेंट्स होती हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखती है। अगर मानो यहाँ पे ये दो हड्डियां यहाँ पे, तो इसको आपस में एक आगे जैसी चीज होती है, वो पकड़ के रखती है। जैसे अगर यहाँ आगे से लेके पीछे तक एक धागा जा रहा है, तो वो इसको इस तरफ ज्यादा जाने से रोकेगी। एक इस तरफ से यहाँ तक धागा जा रहा है, तो वो उसको इस तरफ ज्यादा जाने से रोकेगी। तो वो जॉइंट को स्टेबलाइज, मतलब जॉइंट को अच्छे से स्टेबल करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेंडेंस, लिगामेंट्स। और जो टेंडेंस होते हैं, जो मसल जो आती है, मांसपेशी जो आपकी आती है, वो जब हड्डी में जाके जुड़ती है, तो वो हड्डी, मसल मांसपेशी का भी एक धागे जैसा रूप बन जाता है। तो वो जब हड्डी में जाके जुड़ती है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। तो वो मांसपेशियां, टेंडेंस और लिगामेंट्स, मसल लिगामेंट्स एंड टेंडेंस, इन सब में टेंशन इंक्रीज हो जाती है, तो उस वजह से उनका टूटना बहुत आसान हो जाता है। और वो अगर टूटेंगी भी नहीं, तो वो टेंशन की वजह से आपको दर्द रहना बहुत कॉमन बात है, कि वो दर्द रहेगा अगर वो टेंशन में है। क्योंकि हम टेंशन में आते हैं तो हमारे सर में दर्द होता है, तो बेचारी मसल्स और लिगामेंट्स वो टेंशन में आएंगे तो उनमें भी दर्द होगा, वो भी आपको बताएंगे ना कि हाँ भाई हम स्ट्रेस में है, हमारा थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करो। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन होता है आपके किसी भी जोड़ में, किसी भी जॉइंट में आपका प्रॉपर एक कितना मूवमेंट हो सकता है। जैसे मैं हाथ यहाँ से लेके ऊपर तक उठा सकता हूँ, तो 0 से लेके 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये इसका रेंज ऑफ मोशन हुआ। तो अगर कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम आती है मेरे कंधे में, तो वो रेंज ऑफ मोशन नहीं, इतना नहीं हो पाएगा। स्पेशली आप डायबिटीज वाले पेशेंट्स में देखोगे, उनको फ्रोजन शोल्डर होता है, उनके कंधे में बहुत दिक्कत आएगी, उसमें वो हाथ उठा ही नहीं पाएंगे, यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद वो ऐसे झुकना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो अपने लेफ्ट साइड को यूज करेंगे, और यहीं पे आ जाते हैं इम्बैलेंस। और इसी वजह से इम्बैलेंस भी काफी बनते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन आपका कम हो जाएगा, तो उस वजह से भी इम्बैलेंसेस है। तो घूम फिर के बात सारी आ जाती है इम्बैलेंस पे, मसल का जो स्ट्रेस है उस पे, और डिहाइड्रेशन पे। ये तीन चीजें बहुत वो है। फिर इम्प्रॉपर फोर्स जनरेशन, जब आपका मसल्स ही, मांसपेशी ही वीक हो गई, तो वो जोर कहाँ से लगा पाएगा? फोर्स जनरेशन मतलब आपने कोई भी काम करना है, या आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, कुछ भी आप खेलते हो, तो आपने बॉल बॉल फेंकनी है। तो बॉल फेंकने के लिए भी आपको फोर्स जनरेट करनी पड़ती है। अगर आपकी मसल्स वीक हैं या वो टेंशन में है, तो प्रॉपर जितना फोर्स जनरेट कर सकती हैं उतना नहीं कर पाएंगी।
वो 100 की बजाय 60% पे काम करेगी, या वो 40% पे काम करेगी, तो वो फर्क रहेगा। और एक खेलने के अलावा ही आप जो बाकी काम भी करते हो दिन भर में, अगर आप खेत में काम करते हो तो खेत में जो भी आप फावड़ा चलाते हो उसके लिए भी फोर्थ जनरेशन की बहुत ज़रूरत रहती है। या आप कहीं फील्ड में काम करते हो, आपको कुछ उठा के सामान इधर उधर रखना होता है, उसमें भी फोर्थ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ भी आपका इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहेगी। और ये जब इम्बैलेंस आ जाते हैं तो कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी ये बताया कि डायबिटीज वाला आदमी प्रॉपर हाथ नहीं उठा पाएगा, तो लेकिन अब उसको ऊपर से कुछ निकालना है, तो वो बेचारा क्या करेगा, हाथ हल्का सा ऊपर उठाएगा, उसके बाद यहाँ से झुकना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ से कुछ निकालेगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स। कि अब वो काम तो उसको करना है, दिमाग को है कि कोई काम करना है, उसको ये मतलब नहीं है हमारे दिमाग को कि वो काम किस मसल से करना है। उसको ये है कि काम दिए, काम खत्म करना है। लेकिन क्योंकि मसल का जो भी नुकसान होता है वो इमिडिएट नहीं होता। जैसे अगर आप सांस रोकना बंद कर दोगे, सांस लेना बंद कर दोगे, तो 2 मिनट 3 मिनट में आपको उसका नुकसान पता चल जाएगा। आप खाना खाना बंद कर दोगे तो 3-4 दिन में आपको नुकसान पता चल जाएगा। पानी पीना बंद कर दोगे तो 1-2 दिन में आपको नुकसान पता चल जाएगा। लेकिन ये मसल्स का क्या होता है, जब आप मसल्स को गलत तरीके से यूज करना शुरू करोगे ना, तो 20 साल 25 साल के बाद जाके आपको इसका प्रॉब्लम पता चलेगी। इसलिए पहले के जमाने में 40-50 के बाद जाके जोड़ों का दर्द शुरू होता था, 60 के बाद जोड़ों का दर्द शुरू होता था। क्योंकि 30-40 तक तो आदमी वैसे ही बहुत एक्टिव रहता था, और वो एक्टिविटी खत्म होने के बाद वो 20 साल 60 साल की उम्र हो गई है तब जाके प्रॉब्लम होती थी। अब क्या है कि बच्चों में ही मूवमेंट नहीं है, बच्चे भी बाहर जाके नहीं खेल रहे, वो फोन पे लगे रहते हैं, या वो क्लास का काम कर रहे हैं अपने स्कूल का, तो बैठे हुए ही है, ज्यादा उनकी मूवमेंट नहीं हो रही। इसलिए 20-22 साल 23 साल 25 साल के लोग भी आते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, तो वो इस वजह से हो रहा है। तो वो इम्बैलेंसेस हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? अगर आपकी अब लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप, मेरा ऑफिस का काम है, मैं बोलूँ कि मैं तो ऑफिस में काम ही नहीं करूंगा, मैं तो घूमते फिरते काम करूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको ऑफिस का काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपको वो मूवमेंट अलग से अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको वो मूवमेंट जो है वो क्या क्या है, स्ट्रेचेस है कि जो आपकी मसल्स टाइट हो गई है उसको वापस से खोलना। तो इसके लिए योगा बहुत अच्छा है। स्ट्रेचेस के लिए मोबिलिटी ड्रिल, मोबिलिटी के स्ट्रेचेस हो गया मसल्स के लिए, मोबिलिटी होती है जॉइंट्स के लिए। जैसे अभी मेरी मसल्स टाइट थी तो वो ज्यादा खिंच नहीं पा रही थी, तो उसके लिए हमने स्ट्रेच किया तो वो ज्यादा अच्छे से खींचने लग गई। अब यहाँ पे मेरे जॉइंट में 180 डिग्री का मूवमेंट है, तो मैं अभी 90 डिग्री पे जाके रुक गया। तो ये बाकी जो 180 तक लेके आना है, इसके लिए मोबिलिटी आती है काम में। इसके लिए मसल्स तो है ही, लेकिन साथ में आपके कंधे में 4 जॉइंट होते हैं, उन चारों जॉइंट का अच्छे से मूव करना, उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। उस मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मोबिलिटी ड्रिल्स होती हैं, मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज। जब वो रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाती है तो उसको स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक पैटर्न में जाए। जैसे आपने देखा है, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो गिरता बहुत है। अब उसके मसल्स में पावर तो आ गई कि वो चल सकता है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी को दिमाग के साथ ये कनेक्शन नहीं बना कि मुझे स्टेबलाइज कैसे करना है उस मूवमेंट को। इसलिए वो चलते चलते गिरेगा बार बार। होता क्या है, हमारी मसल्स के अंदर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को बताते हैं कि अभी हमारा जॉइंट कहाँ पे है, हमें कहाँ पे जाना है, तो हमें कितना मूव करना है, किस मसल को, किस मांसपेशी को कितना हमने तनाव देना है, और किस मांसपेशी को हमने ढीला छोड़ना है। तो वो रिसेप्टर्स आपकी मसल्स जब बनती हैं तो उसके साथ भी बनते हैं, तो उसको ब्रेन के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर लोकल एंड ग्लोबल स्ट्रेंथनिंग। लोकल, ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है फिजिकल थेरेपी का। इसमें होता है कि लोकल, आप कोई भी मूवमेंट करोगे तो वो एक लोकल मूवमेंट है। जैसे मैंने हाथ उठाया तो लोकल मूवमेंट है, अगर मैंने ये बोतल नीचे से उठाई तो ये भी एक लोकल मूवमेंट है। तो ये सिर्फ ये यहाँ पे हो, इसका पैर से कोई लेना देना नहीं है, पैर में कुछ भी हो उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ग्लोबल मूवमेंट जो होती है उसका, बॉडी में आप कोई भी मूवमेंट करो, ग्लोबल जो मसल्स होती हैं उनका उसमें भी काम आता है। तो इसमें आपकी जो कोर होती है, जो आपकी पेट की मसल्स होती हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब पेट की मसल से ये नहीं आपको समझना चाहिए कि मुझे अपने एब्स बनाने, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम मूवीज वगैरह और शोज वगैरह से इतना हो गया है ना कि अब हम वो बिस्कुट को बोलते हैं हमें 6 पैक्स चाहिए कि वो कोर है। कोर वो नहीं होती है एक्चुअली, इसमें 4 मसल्स होती हैं। एक तो आपकी कोर के पीछे एक और मसल्स होती है जो आपके पूरे पेट को ऐसे कवर करती है, उसको ट्रांसवर्स एब्डोमेन्स बोलते हैं। ऊपर आपका डायफ्राम होता है जो आपको सांस लेने में मदद करता है। नीचे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं और पीछे आपकी पीठ की मसल्स होती है, जो मैंने बताया आपकी रीढ़ की हड्डी के बगल में 2 मसल्स जाती हैं। तो ये 4 मसल्स मिलके आपकी पूरी कोर बनाती हैं। तो इन चारों मसल्स का प्रॉपर स्ट्रेंथ होना और प्रॉपर इनका एक्टिवेशन होना, प्रॉपर इस्तेमाल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिटिंग लाइफस्टाइल में आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये कोर स्ट्रेंथ नहीं रही है। तो आपको सिनअप्स विनअप्स करके और क्रंचेस करके इससे आपका कोर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसके लिए अलग तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं आएगा आप कोई भी मूवमेंट करो आपको चोट लगने के चांसेस कहीं ना कहीं रहेंगे। लेकिन आपकी कोर एक बार स्ट्रेंथन हो गई, अगर अच्छे से हो गई, तो उसका आपका हर मूवमेंट में काम आएगा। अगर आपने छींक भी मारनी है ना तो उसमें भी आपकी कोर मसल की काम आता है, उसके बिना आप छींक भी नहीं मार सकते। प्रॉपर पॉस्चर का बेनिफिट का क्या होगा, आपको क्या क्या फिर दिखेगा? बेटर स्पाइनल अलाइनमेंट एंड रिड्यूस पेन। हमारी स्पाइन में कर्व्स होते हैं, अगर आपको याद होगा तो पीछे ये जो फोटो थी इसमें आप देखोगे, यहाँ से स्पाइन मुड़ी हुई है, यहाँ से भी मुड़ी हुई है, यहाँ वापस मुड़ी है और फिर ये पीछे जाके ये वापस मुड़ती है। तो इसमें ये कर्व्स जो है, हमारी स्पाइन जो है वो सीधी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। तो ये कर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस इन कर्व्स की वजह से क्या होता है, आपका ऊपर सर से लेके नीचे पैरों तक, आपकी हिप्स तक जो भी वेट है वो प्रॉपर एकदम लेवल में आपका डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रॉपरली जाता है, डिस्पर्स होता है, इक्वली डिस्पर्स होता है। अगर आपका पोस्चर खराब होगा वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपका पोस्चर सही रहेगा तो वो प्रॉपरली डिस्पर्स होगा, जिसके आपको पेन और स्पाइनल प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी कि मेरी नस दब गई, मेरा L4 L5 हो गया। तो वो सब नहीं आएगा आपको, ठीक है। ऑप्टिमाइज लोड ट्रांसफर, तो यही जो मैंने अभी बात की इसको लोड ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो प्रॉपरली लोड ट्रांसफर होगा। इम्प्रूव ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। जब आपका लोड ट्रांसफर अच्छे से नहीं होगा तो आप ऐसे झुके रहोगे तो आपकी आगे की जो हड्डी होती है, रिब्स के बीच में एक हड्डी होती है स्टर्नम बोलते हैं, वो भी ऐसे नीचे को दब जाती है। उस वजह से हमारे फेफड़े भी अच्छे से फूल नहीं पाते हैं। तो अगर आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होगा तो आप सांस भी अच्छे से ले पाओगे, खुल के ले पाओगे, आपको ऐसा लगेगा मैं अच्छे से सांस ले रहा हूँ। और इन सब की वजह से क्या होगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजेनरेटिव कंडीशंस। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो भी एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। फिर जो आपके टेंडन्स और मसल्स का रप्चर होना है, वो भी एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। तो वो सब को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, उस सब से आप बच सकते हो। अगर अगर हो भी गई है तो इन चीजों को फॉलो करके आप उनसे ठीक भी रहे हो, जल्दी हो सकते हो। तो प्रॉपर पोस्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टिप्स क्या है अपना पोस्चर इंप्रूव करने के लिए? बी माइंडफुल, आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ और कैसे है। कि मुझे बार बार अपना थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ेगा कि अच्छा मैं बैठा हूँ, मेरी कमर थोड़ी सीधी है नहीं है, मेरे पैर के नीचे प्रॉपर सपोर्ट है नहीं है, मेरा सर सीधा है मुड़ा हुआ है कैसे है, वो मुझे देखना पड़ेगा। एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट, मतलब आप जो भी चीज, चेयर यूज कर रहे हो, बेड यूज कर रहे हो, गद्दा जो भी है आपका, यहाँ जो चप्पल है आप, जूता है, उन सब की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप चेयर यूज कर रहे हो तो उस चेयर की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आप अगर लैपटॉप पे या फोन पे काम कर रहे हो, उसका हाइट उसकी भी आपकी आंखों के जस्ट सामने होना चाहिए, ताकि आपको ऐसे झुकना ना पड़े वो काम करने के लिए। तो इसके लिए या तो आप टेबल बड़ा ले सकते हो या अपने लैपटॉप के नीचे आप कुछ रख के उसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। फिर टेक ब्रेक्स, मतलब जब भी आप काम कर रहे हो, हर 30 से लेके 40 मिनट में आप एक बार उठो, चक्कर लगाओ, थोड़ा सा पानी पियो, वॉशरूम जाओ, आओ, बैठो और वापस काम करो। 3 से 4 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका 8 घंटे का भी वर्किंग है तो 8 घंटे में आपको सिर्फ 10 से 12 बार उठना पड़ेगा। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आधा घंटा भी नहीं लगेगा इस पूरे उसमें करने में। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आपको बैक पेन, आपकी नेक पेन, आपके जॉइंट पेन, आपकी ब्रीदिंग, आपका सर्कुलेशन बॉडी में, इन सब चीजों से आपको बचाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है या नहीं।
ये भी आगे की कुछ टिप्स हैं। करेक्ट डेस्क सेटअप, डेस्क का सेटअप कैसा होना चाहिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी है, ज्यादा देर तक बैठना नहीं है। और अगर आप यूज कर सकते हो ऑफिसेज में अगर आप हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टैंडिंग डेस्क यूज कीजिए जिसमें आप खड़े रहें, तो उसमें आपकी मूवमेंट होती रहेगी, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो और स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो तो आप उसको देखो कि प्रॉपर आप उसको एक हाइट पे रखो, ऐसे नहीं कि आप नीचे रखो, उसको आप प्रॉपर हाइट पे रखो, अपनी आंखों के सामने रखो। तो गुड पोस्चर से आपकी हेल्थ बेटर होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ऑब्वियसली जब आपको अंदर से खुद से ही अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप बाहर जाके ज्यादा लोगों को डीएक्शन के बारे में बता सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अगर आप नेटवर्कर हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, तो आप फोकस अच्छे से कर पाओगे। वरना आपका अगर कमर में दर्द होगा तो आप काम पे ध्यान नहीं दोगे, आपका ध्यान कमर पे रहेगा, काम तो करोगे लेकिन वो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना आप बिना कमर के दर्द के कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों की चेंजेस से आपको बहुत लंबे समय तक बेनिफिट दिखेगा, तो वो छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पोस्चर के बारे में आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, माइंडफुल रहना है कि हर थोड़ी देर में आपको हाँ याद आना है कि हाँ मैं कैसे बैठा, वो आपको चेक करना है। और एक प्रॉपर आपको रूटीन बनाना पड़ेगा स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग का, जिससे आप ये कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि मैं अभी आधे घंटे बात कर लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे मीटिंग का टाइम डीएमआई ने फिक्स किया है कि 12 बजे मीटिंग है, तो आप सबको पता है कि 12 बजे मीटिंग है, आप डिसिप्लिन से 12 बजे आते हैं, आप मीटिंग अटेंड करते हैं और उसमें सीख के जाते हैं। अब उसका टाइम शाम को हो गया 8 बजे का, तो फिर आपको पता है कि टाइम चेंज हो गया, अब 8 बजे करना है। तो आपको प्रॉपर ऐसे एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा अपने दिन में, जिस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, अपना स्ट्रेचिंग करना है, अपनी स्ट्रेंथनिंग करनी है, योगा करना है, आपको खाने पे ध्यान देना है। वो एक प्रॉपर टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में, मैं तो फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं तो यही बोलूंगा कि मूवमेंट ही मेडिसिन है। अगर आप मूवमेंट करते रहोगे तो आपको मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लीमेंट्स तो ऑब्वियसली आजकल सबको चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट में हम वो डाइटरी सप्लीमेंट्स हमको मिल नहीं पा रहे, तो सप्लीमेंट की तो जरूरत सबको पड़ेगी, लेकिन आप दवाइयों से बच जाओगे। और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी हेल्थ के लिए, बाकियों को तो आप बाहर में देखोगे, बाद में देखोगे, लेकिन पहले आपको अपने आप को देखना है। इनफैक्ट अगर आपको दर्द होगा ना, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो भी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन दर्द आपको सहना पड़ेगा। तो इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सेहत के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, कोई और नहीं ले सकता वहां पे। ठीक है। तो ये थी मेरा आज का टॉपिक।